हेलो। मैं बलवंत सिंह रतन, आचार्य अर्थशास्त्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज मैं सांख्यिकी में बहुलक के बारे में आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। बहुलक की जो सामान्य परिभाषा है, बहुलक को हिंदी में एक और वर्ड है भूइष्टिक, और बहुलक और अंग्रेजी में एक वर्ड है मोड या मॉडल वैल्यू। बहुलक की जो सामान्य परिभाषा है वह है अधिकतम संकेंद्रण बिंदु, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। दरअसल में किसी भी श्रेणी में बहुलक वह मूल्य होता है जिसके आसपास अधिकतम मूल्यों का जमावड़ा होता है, अधिकतम मूल्यों का संकेंद्रण होता है, उसको अपन बहुलक बोलते हैं। यह इसकी परिभाषा है और इस परिभाषा को हमें लगातार ध्यान में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार की श्रेणियों में जब अपन बहुलक ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तब हमें इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए कई बार कुछ कार्य करने पड़ते हैं। सर्वप्रथम व्यक्तिगत श्रेणी में कुछ किताबों में आपको यह मिलेगा कि व्यक्तिगत श्रेणी में कोई बहुलक नहीं होता, और कुछ किताबों में व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निकाल करके बताया भी जाता है। दरअसल में अगर व्यक्तिगत श्रेणी में सभी मूल्य एक एक बार ही आए हुए हों तो उस पोजीशन में हम ये कहते हैं कि चूंकि किसी भी मूल्य के चारों तरफ अन्य मूल्यों का जमावड़ा नहीं है, संकेंद्रण नहीं है, इसलिए बहुलक नहीं है। या बहुलक की एक और परिभाषा है अधिकतम आवृत्ति वाला मूल्य। तो चूंकि सभी मूल्यों की आवृत्ति एक समान है, चाहे वो एक एक हो, चाहे वो दो दो हो, चाहे वो तीन तीन हो, अगर सभी मूल्यों की आवृत्तियां समान है तब हम यह भी कह सकते हैं कि सभी मूल्य बहुलक हैं, और हम यह भी कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी मूल्य बहुलक नहीं है। अगर अपन ये कहते हैं कि कोई भी मूल्य बहुलक नहीं है तो वो दरअसल में वो प्रथम परिभाषा जिसमें अपन कहते हैं कि बहुलक अधिकतम संकेंद्रण बिंदु होता है, उसके अनुसार अपन चलते हैं। और जो दूसरी परिभाषा है जिसमें अपन कहते हैं बहुलक अधिकतम आवृत्ति वाला मूल्य होता है, क्योंकि आवृत्तियां सभी मूल्यों की समान है, इसलिए समान आवृत्तियों वाले मूल्यों को सभी को अपन बहुलक कह सकते हैं। चूंकि अपने सबको बराबर ट्रीट किया है, इसलिए जो है हम यह भी कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी बहुलक नहीं है। खैर, इसमें अपने को नहीं पढ़ना। मैं सिर्फ इस बात को बताना चाहता हूं कि यदि किसी प्रश्न में व्यक्तिगत श्रेणी में आंकड़े दिए गए हों और हमें यह कहा जाए कि आप बहुलक ज्ञात कीजिए, तो हमें इस परिभाषा में नहीं पढ़ना और हमें बहुलक ज्ञात करने की कोशिश करनी है। व्यक्तिगत श्रेणी में चूंकि आवृत्तियां नहीं होती तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम कुछ कार्य कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड यह है कि हम व्यक्तिगत श्रेणी के मूल्यों को खंडित श्रेणी में बदल दें, यानी हम एक मूल्य लिखें और उसमें ढूंढें कि उस मूल्य की आवृत्ति कितनी है। अगर वो कई बार आया हुआ है तो उसको व्यक्तिगत श्रेणी में तो कई बार लिखा जाता है, खंडित श्रेणी में हम उस कई बार को गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि यह मूल्य इतनी बार आया है, तो उसकी आवृत्ति के रूप में उसके आगे अपन लिख देते हैं कि ये 5 बार आया है या 6 बार आया है। तो ऐसा करते हुए हम सभी मूल्यों को लिखते हैं और सभी मूल्यों के आगे उनकी आवृत्ति लिखते हैं, यानी हम व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदल देते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि किस मूल्य की आवृत्ति सर्वाधिक है। जिस मूल्य की आवृत्ति सर्वाधिक है उसको हम बहुलक घोषित कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि व्यक्तिगत को खंडित श्रेणी में बदल करके हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित में ना बदलकर सतत श्रेणी में बदल दें, यानी हम दिए गए मूल्यों के वर्ग बनाएं। दिए गए मूल्यों के अनुसार वो वर्ग छोटे या बड़े हो सकते हैं। अगर मूल्यों का फैलाव बहुत अधिक है तो हम बड़े वर्ग बना सकते हैं, अगर मूल्यों का फैलाव कम है तो हम छोटे वर्ग बना सकते हैं, और उन वर्गों के अंतर्गत आने वाली आवृत्तियों को हम उसके आगे आवृत्ति के रूप में लिख देते हैं। यानी जैसे 0 से 5 हमने वर्ग बनाया, तो हम 0 से 5 के बीच में कितने मूल्य आए हुए हैं उनको काउंट करके 0 से 5 की आवृत्ति के रूप में उसको लिख देते हैं। तो हम दिए गए व्यक्तिगत श्रेणी के मूल्यों को सतत श्रेणी में बदलते हैं और सतत श्रेणी में बदल करके सतत श्रेणी की रीति द्वारा बहुलक ज्ञात करते हैं। सतत श्रेणी की रीति क्या है, यह हम जब सतत श्रेणी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा।
फिलहाल आप इतना ही समझिए कि व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदल करके बहुलक निकाला जा सकता है, अधिकतम आवर्ती वाला मूल्य देख लें, या व्यक्तिगत को सतत श्रेणी में बदल करके सतत श्रेणी की रीति द्वारा बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। एक और तरीका है या फार्मूला है जिसको हम आनुभाविक बहुलक सूत्र बोलते हैं, अंग्रेजी में एम्पिरिकल मोड फार्मूला, आनुभाविक बहुलक सूत्र, यानी जैसा अनुभव किया गया है कि बहुलक का मान लगभग इतना होता है। मैं लगभग वर्ड यूज कर रहा हूं। आप कभी भी इस सूत्र से अपने किसी सवाल में निकाले गए उत्तर को वेरीफाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो वेरीफाई करने पर यह हो सकता है कि आपका आनुभाविक बहुलक उससे थोड़ा अलग उत्तर दे। एग्जैक्टली उतना ही आएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, जैसे हमें ये कह दिया कि एक श्रेणी की मीडियन इतनी है और एक्स बार इतना है और बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आप केवल और केवल आनुभाविक बहुलक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। या हमें खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी या बहुलक व्यक्तिगत श्रेणी के सवाल दे दिए जाएं और ये स्पष्ट रूप से कहा जाए कि आप आनुभाविक बहुलक सूत्र द्वारा बहुलक ज्ञात कीजिए, तो उस पोजीशन में आपको आनुभाविक बहुलक सूत्र का प्रयोग करना है। आनुभाविक बहुलक का सूत्र बहुत ही आसान सा है। आनुभाविक बहुलक या बहुलक को हम जेड, बड़े जेड, कैपिटल जेड से लिखते हैं, और जेड बराबर 3m यानी मीडियन का 3 गुना माइनस 2x बार यानी x बार का दुगुना। तो आपको z बराबर 3m माइनस 2x बार का फार्मूला यूज करना है, और उससे आपको बहुलक का लगभग अनुमान मिल जाएगा, अनुमानित मूल्य जो है वो मिल जाएगा। लेकिन इसको आपको तभी इस्तेमाल करना है जब प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा जाए या प्रश्न में दी गई सामग्री इस प्रकार की हो कि आप आनुभाविक बहुलक के अलावा अन्य कोई सूत्र प्रयोग नहीं कर सकें। यद्यपि मैंने आनुभाविक बहुलक का सूत्र आपको व्यक्तिगत श्रेणी में बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन इसे खंडित श्रेणी में भी या सतत श्रेणी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि प्रश्न में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया हो या दी गई सामग्री ऐसी हो जिसमें हम आनुभाविक बहुलक के अलावा अन्य कोई सूत्र का प्रयोग ना कर सकें। कल मैं आपको खंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने का तरीका बताऊंगा। आज इतना ही, धन्यवाद।